हेलो एवरीवन, नमस्ते। इट्स डॉक्टर श्रुति माथुर और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की केस स्टडी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं और उसे देखने के बाद हम ये जान सकते हैं क्यों हमारी लाइफ में इस वक्त ये करंट चैलेंजेस हैं। यूजुअली जब भी कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेने के लिए आता है तो उसे यही पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है, किस रीज़न की वजह से वो पास्ट लाइफ अपनी देखना चाहते हैं। तो मोस्टली मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनके पास बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीज़न होता है। एक ग्रुप ऐसा है, दूसरा ग्रुप यूजुअली ऐसा होता है जिनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, बस वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में हम कैसे दिखते थे, हमारी कौन सी लाइफ ओपन होगी, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, और जस्ट एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हैं कि कैसा लगता है कि एक सोल दूसरी एक बॉडी को छोड़ने के बाद दूसरी बॉडी में जाती है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है। तो सबका अपना अपना यूजुअली ये मेन दो ग्रुप रहते हैं कि जो कुछ लोग तो रियल में बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से देखना चाहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, और कुछ जस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। बट ये जो केस है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें ये दोनों ही पॉइंट्स नहीं थे। जब उन्होंने मुझे अपना फ़र्स्ट इशू बताया कि इस वजह से ये अपना PLR कराना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा कि तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिसके लिए कोई PLR किया जाए। और बट जब मैंने उनका PLR किया तो इट वाज जस्ट आउट ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस। जिनका मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया वो एक्चुअल में एक मेडिकल ऑफिसर हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी बेटी के साथ अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी जो है मेरी वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और जब भी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, चाहे मैं क्लिनिक जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, वो बहुत रोती है मेरे लिए। तो जब फर्स्ट उन्होंने इतना ही बताया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है, और जितने भी आज के टाइम में जो भी वर्किंग वुमेंस हैं जब वो बाहर जाती हैं जॉब पर तो बच्चे रोते ही हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि इसकी वजह से इन्हें अपनी पास्ट लाइफ देखनी है। पर जब आगे उन्होंने मुझे थोड़ा और कुछ बताया तब मुझे भी लगा कि हाँ, शायद हो सकता है कि कुछ हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लगता है दिखने में कि सबके साथ ये कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है। उन्होंने बताया जैसे फर्स्ट डे उनकी जब डॉटर बॉर्न हुई थी तो उस दिन भी अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई उनकी डॉटर को उनसे दूर ले जा रहा था तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। बोले फर्स्ट डे तो बच्चों को इतनी ज़्यादा पहचान होती भी नहीं है, और अगर ठीक है पहचान होती भी है तो भी इतना ज़्यादा मतलब वो तब से लेके आज तक लगातार कंटिन्यूएशन में यही चलता आ रहा है। और मुझे कई बार बड़ा इरिटेशन होता है कि मैं कहीं जा नहीं सकती या परेशानी होती है, तो ये इरिटेशन, ये गुस्सा मेरे मन में है कि ऐसा क्यों है कि इतनी ज़्यादा अटैच्ड है, क्यों नहीं एकदम फ्री होकर रहती है। और सबसे बड़ी बात थी कि एक्चुअल में कई बार कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती है जो सबके लिए ही रहती है, लेकिन बाकी लोगों को नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलरली लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल सकता है। तो इतना सुनने के बाद मुझे लगा कि जब इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या निकल के आता है इनकी पास्ट लाइफ की स्टडी में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जो उनका फर्स्ट सीन ओपन हुआ उसमें उन्होंने अपने आप को एक 12 से 14 साल का लड़का देखा, और वो लड़का एक छोटे से घर में था, लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा घर था, और वहीं एक रूम में पास में ही उन्होंने अपनी माँ को देखा जो कि बेड पर बहुत बीमार थी और बेड रिडन थी। एंड वो अपनी जो उस लाइफ में उन्होंने अपनी मदर को देखा, वो उनकी अभी करंट लाइफ में भी वो रिकॉग्नाइज़ कर पाई कि वो करंट लाइफ में भी उनकी मदर ही हैं। तो जब उन्होंने देखा कि एक लड़का है और 12-14 साल का वो लड़का है, तो जब मैंने कहा देखो ये बच्चा कहाँ पढ़ता है, कहाँ जाता है, इसका स्कूल वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कहीं स्कूल नहीं जाता है घर, और क्योंकि घर में उसके बच्चे के फादर भी नहीं थे, तो बोले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, तो ये काम करता है। तो मैंने कहा ठीक है देखो कि क्या काम करता है। तो जब नेक्स्ट सीन ओपन हुआ उन्होंने देखा कि वो बच्चा एक जगह बैठ के बर्तन साफ़ कर रहा है, तो पता चला कि वो किसी के घर में एज अ सर्वेंट काम करता है।
और देन आई आस्क कर कि देखो कि घर में सर्वेंट जो ओनर है वो कौन है। तो जब ओनर निकल के आए तो वो बड़ी सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि जो उस घर के ओनर थे जिनके घर पे वो लड़का काम करता था, वो ओनर इस लाइफ में उसके फादर हैं। तो वो जब ओनर आए तो उन्होंने देखा कि ओनर के साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत लविंग है। ओनर उस बच्चे को बहुत सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करते, उसे प्यार भी करते हैं। आगे चलकर वो बच्चा देखता है कि कुछ टाइम बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है, आई थिंक विदिन अ ईयर, और तब वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। वहाँ उनका जो डॉक्टर थी उनका बहुत डिस्चार्ज हुआ, वो बड़ा ही इमोशनल इशू था कि मदर की डेथ हो रही है, वो बिल्कुल अकेला है। उस टाइम में जो उनके ओनर, मकान मालिक जो उनके ओनर थे, उन्होंने उस बच्चे को बहुत हेल्प करी और पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम मेरे घर में बिल्कुल अपने घर की तरह ही रहोगे। एक बहुत अच्छा बॉन्ड था उन दोनों के बीच में, क्योंकि ओनर का उस बच्चे के संग बॉन्ड बहुत अच्छा था, वो उसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने उसे बोला कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, और उन्होंने ली, उसको स्कूल भेजा, बहुत अच्छे से पढ़ाया, और वो लड़का भी बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत अच्छे से वो लाइफ में ग्रो किया। और नेक्स्ट सीन में उन्होंने देखा कि वो बहुत अच्छे से एक यंग मैन है, और वो डॉक्टर बन चुका था उस लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ज़िंदगी की शुरुआत करी थी बिल्कुल एक सर्वेंट की प्रोफेशन बोलूँ या क्या कहूँ, कि एक जीवन था जो एक सर्वेंट की तरह शुरू हुआ, और आगे चलकर उसी लाइफ टाइम में वो बच्चा जो है वो एक डॉक्टर बन गया विद द हेल्प ऑफ दैट ऑनर। और कई बार यही जो कनेक्शंस होते हैं, यही जो बॉन्ड होते हैं, उसी की वजह से वो इस लाइफ टाइम में वो वही ड्यूटी फुलफ़िल कर रहे हैं लाइक अ फादर, बिकॉज इन पास्ट लाइफ ऑल्सो उन्होंने एक फ़ादर की तरह ड्यूटी फुलफ़िल करी। तो सोल कई बार अपने आप को बहुत इस तरह से सेफ फील करती है, और बिकॉज ऑफ सो मैनी इश्यूज़ कि उन्होंने अभी उन्हीं को अपना फ़ादर एज अ चूज़ किया कि इस लाइफ टाइम में आप मेरे फादर हो। तो उसके बाद जब मैंने कहा आगे बढ़िए, क्या होता है नेक्स्ट सीन में, क्या इनकी मैरिज कहाँ होती है, देन ही सेड कि यस शादी हो गई है। और उन्होंने एक विमेन को देखा जो पूरा घूंघट में थी, और अपना जो उन्होंने खुद का नेचर देखा वो ऐसा था कि वो उसके साथ कुछ लड़ाई जैसी चल रही है, कुछ क्वेरल चल रही है, और काफ़ी झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में। मैंने कहा आपका नेचर कैसा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नेचर एक्चुअली मैं बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत ही इरिटेटेड रहता हूँ, बहुत गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है। मैंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो उसके साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ मुझे कहीं निकलने नहीं देती, जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, शी इज़ वेरी इनसिक्योर, और उसे लगता है कि मैं शायद उसे टाइम नहीं देता हूँ। तो वो हर वक्त कभी मुझे जाने नहीं देती, मेरा एप्रन पकड़ लेती है कि जाओ मत, थोड़ी देर रुको, और बोले मुझे बहुत ज़्यादा उससे इरिटेशन होती है, और बस इसी वजह से झगड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा वाइफ़ का नेचर कैसा है, तो उन्होंने कहा कि वाइफ़ बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, बट मुझे ही इरिटेशन होती रहती है, पता नहीं मेरे अंदर क्यों इतना गुस्सा भरा हुआ है। और वो गुस्सा होके चला जाता है क्योंकि वाइफ़ उसे हमेशा रोकती है कुछ। अगले सीन में देखा कि उसे इतना गुस्सा आया एक दिन वाइफ़ के ऊपर कि उसे हमेशा छोड़कर उसको चला जाता है। जब मैंने कहा वाइफ़ का चेहरा देखो, वो आँखें देखो, उसे पहचानते हो कौन है वो इस जीवन में, आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज। हो यस, शी इज़ माई डॉटर। तो वो बड़ा ही एक कनेक्शन निकल कर आया कि वो उनकी डॉटर जो अभी करंट लाइफ में है, वो पास्ट लाइफ में एक्चुअली वाइफ थी, और उसी तरह का इरिटेशन उन्होंने देखा जो इस लाइफ टाइम में है। तो डॉक्टर अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है उस लाइफ टाइम में, और आगे चलकर वो सेकंड मैरिज करते हैं। सेकंड मैरिज करने के बाद उनकी लाइफ पूरी स्मूथ चलती रहती है, सब कुछ है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक उनको रिग्रेट था कि बिकॉज ऑफ हिज नेचर ना, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और कभी उससे दोबारा कभी कुछ मिलने भी नहीं गए, देखा भी नहीं कभी पीछे पलट करके। इसके बाद आता है हमारा लास्ट में डेथ सीन। किसी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में डेथ सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है कि जब सोल ने क्या सोचा और किस तरह के थॉट प्रोसेस से वो निकल रही थी, और वो जो थॉट प्रोसेस रहता है उसका हमारी करंट लाइफ पर बहुत गहरा असर होता है। डेथ के वक्त आखिरी समय में उनकी आंखों के सामने अपनी पहली पत्नी का चेहरा था, और जब वो शरीर छोड़ रही थी उनकी सोल, तो उसके मन में बहुत गिल्ट था। हालांकि वहाँ पर सब उनके डेथ टाइम में सब कुछ थे, उनकी सेकंड वाइफ भी थी और बच्चे भी थे, और इंटरेस्टिंगली जो उस लाइफ में उनकी सेकंड वाइफ थी वो अभी प्रेजेंट लाइफ में हस्बैंड हैं, ठीक है। तो लेकिन मन में उनके बहुत गिल्ट भरा हुआ था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे नेचर की वजह से या किसी भी वजह से, तो गिल्ट के साथ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो यहाँ हम थोड़ा कार्मिक अकाउंट इसको समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान, कोई सोल गिल्ट के साथ अपनी कोई लाइफ छोड़ती है, तो डेफिनेटली अब वो इस कर्मा को करेक्ट करने के बारे में सोचती है कि मैं इसे कैसे करेक्ट करूँ। किसी भी लड़की के जीवन में 3 पुरुष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले उसके फादर, दूसरे उसके हस्बैंड और तीसरा उसका बेटा, शास्त्रों के हिसाब से। तो जो ड्यूटी एज अ हस्बैंड उन्होंने उस लाइफ टाइम में करनी थी, एक हस्बैंड की ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को हर तरह से सपोर्ट करना, ठीक है, इमोशनली, मेंटली, एवरी फ्रॉम ऑल द वेज। तो यहाँ पर जो वो ड्यूटी एज अ हस्बैंड नहीं कर पाए उस जीवन, एज अ हस्बैंड उस जीवन में नहीं वो ड्यूटी कर पाए, वो अब इस जीवन में एक माँ के रूप में, जो एक माँ का रूप है, पालन पोषण करना, बड़ा करना, वो ड्यूटी, उस एक्शन को करेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इस लाइफ में हम तुम्हें पूरा साथ देंगे। और इंटरेस्टिंगली जिन 2 सोल की वजह से उस तीसरी सोल को प्रॉब्लम हुई, आज वही दोनों सोल, हस्बैंड और वाइफ, दोनों पेरेंट्स बन कर के उस सोल के जीवन में आए हैं और अपना कर्मा करेक्ट कर रहे हैं। उसको पूरा न्यूट्रिशन, उसको पूरा इमोशनल न्यूट्रिशन दे करके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये कि जो इमोशंस थे उनके पास लाइफ में इरिटेशन के, वो आज भी कैरी फॉरवर्ड हैं। तो अभी उनको और फर्दर हीलिंग चाहिए अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन यस, एक सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में चलता है, एक वाई लगा रहता है कि वाई, ऐसा क्यों मेरे साथ। और अगर वाई का भी हमें आंसर मिल जाता है तो मन में कहीं ना कहीं बहुत एक पीस मिलती, एक शांति मिलती है कि अच्छा इस वजह से है। तो वो पूरा कार्मिक अकाउंट देखने के बाद उन्हें मन में बहुत एक पीसफुल फील हुआ और बहुत सरप्राइजिंग था सब कुछ उनके लिए। एंड शी अंडरस्टूड कि ओके, इस वजह से वो उसको आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि सोल शरीर तो बदल देती है लेकिन उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग, वो सब कुछ उसके संग आगे जाती हैं। तो सबकॉन्शियसली आज भी उनकी बेटी को यही लगता है कि क्या होगा अगर ये मुझे छोड़ करके चले गए तो, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो कभी वापस नहीं आए थे। तो इस वजह से एक वो फियर उस सोल के अंदर है। तो वो फियर कैसे दूर होगा, जब वो एक माँ के रूप में उसकी इस फियर को, इनसिक्योरिटी को बहुत ही प्यार से, कंपैशन के साथ उसको अंडरस्टैंड करें, इरिटेशन ना क्रिएट करें और बहुत सारे प्यार के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को हील कर सकती है। तो ये इस केस स्टडी से हम सब लोग सीख सकते हैं। तो ये जो केस स्टडी है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस व्यक्ति का बचपन देखें तो उसका बचपन बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स का प्यार भी नहीं मिल पाया। तो जब किसी का बचपन बहुत ही क्या कहा जाए कि कुछ ट्रॉमा से भरा हुआ होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, तो इंसान उस स्ट्रगल से निकल के आगे तो आ जाता है और कई बार विनर बनकर आगे आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक प्रॉब्लम होती है कि उस पूरे स्ट्रगलिंग टाइम के बीच में वो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, जो एंगर भी हो सकता है, रिजेंटमेंट हो सकता है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है ना। क्वेश्चन चलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, औरों की तो ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है तो मेरे साथ ऐसा क्यों। इस तरह की इतने सारे इमोशन इकट्ठा करके जब कोई आगे जीवन बढ़ता है
तो नेचुरली उसका जो बिहेवियर उसके स्पाउस के साथ जो होता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस के साथ आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम है। अक्सर इसमें प्रॉब्लम हर इंसान के जीवन में उसके खुद के चाइल्डहुड से आती है या उसकी पास्ट लाइफ से आती है। तो अगर कोई अपनी चाइल्डहुड की पेनफुल मेमोरीज़ को हील करे, अपनी पास्ट लाइफ को हील करे, तो नेचुरली उसका रिलेशनशिप उसके स्पाउस के साथ बेटर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप किसी के अपने पेरेंट्स के साथ होती है उसका वो सीधे सीधे उसके स्पाउस के साथ, उसकी पत्नी या उसके पति के साथ वो उसका जो रिलेशनशिप है वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पास्ट को हील करो, अपना ट्रू नेचर समझो कि किस तरह से आप किस किस जगह से क्या क्या होकर आप निकल कर आए हो। तो वो इमोशंस, तो ये इमोशनल जितनी भी हीलिंग है ये एनर्जी हीलिंग में ही पॉसिबल है। मेडिसिन से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जितना आप एनर्जी हीलिंग की थेरेपीज़ की हेल्प से अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को रिलीज़ करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में हैप्पी रहेंगे। क्योंकि फाइनली क्या होता है कि जितनी भी पास्ट के ये नेगेटिव इमोशंस हैं जो अंदर स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया, अंदर ही अंदर स्टोर्ड है और हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर बहुत सारे इमोशंस स्टोर्ड है, उनको बैलेंस नहीं किया, धीरे धीरे यही स्टोर्ड इमोशंस डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोर देन 90% डिसीज़ आर साइकोसोमैटिक। तो ऑलवेज हील योर इमोशंस टू फील द लाइटनेस। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप YouTube में इसे देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो दिस पेज। थैंक यू सो मच। नमस्ते।